बेटाओ, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिटेल्ड स्टडी की, उसके कैरेक्टर्स पढ़े, उसके फॉर्मूले को हम कई टाइप में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन था उसमें a अपॉन a माइनस एक्स दैट इज इनिशियल और टाइम t पर कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अलग अलग रिएक्शंस में। एक्सपेरिमेंटली क्या चेंजेस हमें करने होते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर हेडिंग लिखने आप लोग some examples of first order reaction। इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल लेके चलूंगा बेटा, जो आपके बहुत काम आएगा और आपको सबको पता है, वो है नंबर 1 गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूँ जिसमें मानकर चल रहा हूँ कि जो रिएक्शन है वो गैसियस सब्सटेंस, उसमें इंक्लूड है रिएक्टेंट और बनने वाले प्रोडक्ट भी गैसेज हैं और वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखेंगे फॉर गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि गैसियस रिएक्शंस बहुत सारी हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, तो अगर मैं उनके लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला ड्राइव कर लूंगा, उसका मतलब समझ लूंगा, तो मुझे हर बार अलग अलग गैसियस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। ओके बेटा जी, तो मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ लेट एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए जो एक गैसियस रिएक्टेंट है वो चेंज हो रहा है कई सारे गैसियस प्रोडक्ट्स में। ओके बेटा, वो डॉट डॉट डॉट, बट ये कंफर्म है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x। टोटल गैसियस मॉलिक्यूल कितने ले रहा हूँ बेटा मैं? ये टोटल गैसियस मॉलिक्यूल जो हैं जो प्रोडक्ट में बन रहे हैं दीज आर, या मैं n ही मान लेता हूँ बेटा, n यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऑर्डर नहीं है। ओके बेटा, वो ये गैसियस प्रोडक्ट्स का नंबर है और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर हम ये अगर गैसियस है तो आपको बता चुका हूँ इस बात को, कई बार हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि गैसियस रिएक्शंस में अगर रिएक्टेंट गैस के फॉर्म में कोई गैस है तो उसकी कंसंट्रेशन से बेटर होता है उसके प्रेशर को मेजर करना। इट इज क्वाइट कन्वीनियंट टू मेजर अ प्रेशर ऑफ अ गैस रेदर देन इट्स कंसंट्रेशन। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली मेरे लिए जो कन्वीनियंट मेथड है वो है प्रेशर नापने का, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका इक्वेशन क्या कहता है मैं एक साइड में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन है इंटीग्रल रेट इक्वेशन वो है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ a इनिशियली एंड टाइम t। और मैं एक्सपेरिमेंटली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी स्टडी कर रहा हूँ वो एक गैसियस रिएक्शन है, मतलब सारे सब्सटेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैसेज हैं और गैसेज के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कंसंट्रेशन से प्रेशर को मेजर करना। तो मैं एक्सपेरिमेंटली प्रेशर ही मेजर करूंगा, बट थ्योरेटिकली मैं कुछ ऐसे चेंजेस करूंगा कि मैं प्रेशर का यूज इन कंसंट्रेशंस की जगह पर कर सकूं। ओके बेटा, हो बस ये हमारा एम है। हाँ, तो अब हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, आप मेरे साथ इस चीज को समझ के चलें। आप ये मान लीजिए कि इनिशियली दैट इज टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इस का प्रेशर था पी आई, इनिशियल प्रेशर।
अभी प्रोडक्ट नहीं बने। ओके बेटा, वो ये इनिशियल प्रेशर है। अब यहां पर आप ये मान लीजिए कि एट टाइम टी पर बेटा जी इसका प्रेशर स्मॉल पी इसमें से कम हो गया, क्योंकि कुछ गैस के रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल टूटकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और जब मोल्स कम हो जाएगी गैस के तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। लेकिन बेटा जितना ए टूटेगा उतने ही बी सी डी ये सब बनेंगे, इसका मतलब हर गैस का प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके बेटा, तो टोटल में ये कह सकता हूं कि एन टाइम्स ऑफ प्रेशर जितना डिसोसिएट हुआ इतना कम हुआ है, उसका एन टाइम्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ से डिसोसिएट हुआ है तो एन मॉलिक्यूल बनेंगे, दैट इज एक मोल से एन मोल बनेंगे, तो पी कम होने से एन पी प्रेशर बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो। यस सर। वेरी गुड। और जिस समय जो आपके टेस्ट ट्यूब या जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हो, पहले आपके पास इनिशियली केवल गैस ए थी, उसका प्रेशर आप डायरेक्ट नाप लेते, आपको मिल जाता पीआई, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेट करना। लेकिन जब रिएक्शन टाइम टी के बाद में अब तो उस कंटेनर में ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे, तो अब आपको जो प्रेशर मिलेगा बेटा जी, वो प्रेशर पूरे कंटेनर में प्रेजेंट सारी गैसेस का मिलेगा ना, दैट इज आपको टोटल प्रेशर मिलेगा ना बेटा टाइम टी पर। यस सर। अब एक एक गैस का तो मिलेगा नहीं, अगर आप सारी गैस साइज भरी हुई है कंटेनर में तो आपको प्रेशर टोटल प्रेशर मिलेगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा? थ्योरी के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर होगा पी आई माइनस पी जितना ए का है प्लस जितना सारे प्रोडक्ट्स का हो गया एन पी, दिस इज द टोटल प्रेशर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर कौन सा? टोटल प्रेशर एट टाइम टी। एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा, वो प्रॉब्लम है किसी को? अरे हाँ यार ना, कुछ तो बोल दिया करो भाई। नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो ये जो टोटल प्रेशर आपके सामने आया है, इस टोटल प्रेशर में मैं अब यहाँ पे जो डिसोसिएट हुआ है, सारा जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ से है। ये कितना डिसोसिएट हुआ है ये नहीं पता, तो जितना ही डिसोसिएट होगा उतने ही आपका प्रेशर इंक्रीज होगा 10 टाइम्स। तो मैं पहले पी की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं पी की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो बेटा मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस, मैं यहाँ पर पी ले लू कॉमन, तो ये बचेगा आपका n माइनस वन। एम ए राइट? मैंने पी कॉमन लूंगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस का n, तो n माइनस 1 बोल सकते हैं ना बेटा? यस सर। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू, ये जो स्मॉल p है मैं अब लिख सकता हूँ स्मॉल p इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, इधर आके माइनस हो जाएगा ये, डिवाइड बाई n माइनस 1। मैंने इस तरह से वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, किसकी? इस p की, किसके टर्म्स में? पीटी के टर्म्स में और पीआई के टर्म्स में। और इसमें मैंने क्यों कन्वर्ट किया बेटा? क्योंकि टोटल प्रेशर तो मैं एक्सपेरिमेंटली कोई भी मशीन लगा के बैरोमीटर टाइप से जो प्रेशर नाप सकती है, प्रेशर गॉज लगा करके मैं इनिशियल प्रेशर भी नाप सकता हूँ रिएक्शन में और टोटल प्रेशर भी नाप सकता हूँ टाइम टी पे कितना है। तो मैं इस डिसोसिएट अमाउंट को भी इन्हीं दोनों फॉर्मेट में चेंज करूंगा, जो मैं मेजर कर सकता हूँ वही कैलकुलेशन में यूज कर सकता हूँ। सो अल्टीमेटली मैंने इस डिसोसिएटेड पी को चेंज कर लिया टोटल और इनिशियल प्रेशर के फॉर्म में। अब जब मैंने चेंज कर लिया है तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ टोटल प्रेशर की, ठीक है ना बेटा? तो वो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब मेरी बात समझना आप लोग, मेरे बेटाओ इनिशियली जितना अमाउंट में ज्यादा लूंगा ये कह सकता हूँ कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी, दैट इज मैं यहाँ पे अब ये कह सकता हूँ
we can say that A is directly proportional to PI. इनिशियल कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी ए की जितना उसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि मोल्स बढ़ेंगे तभी प्रेशर बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन प्रेशर के बराबर तो नहीं हो सकती, बट ये कंफर्म है कि इनिशियल कंसंट्रेशन उस गैस के इनिशियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल जरूर होगी। इनिशियली जितनी गैस ज्यादा लोगे, जितना प्रेशर ज्यादा होगा, मींस उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा है। ऐसे ही टाइम टी पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ए की, वो ए के रिमेनिंग प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज पी आई माइनस पी के प्रोपोर्शनल होगी। वो उसके बराबर तो नहीं होगी। कंसंट्रेशन एक प्रेशर है, बट एक कंफर्म है जितना टाइम टी पर प्रेशर कम बचेगा ए का, मतलब उसका रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स भी उतना ही कम बचेगा। ओके बेटा, ये कह सकता हूं मैं। और यहां पर मैं पी आई माइनस ये जो स्मॉल पी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, इस वैल्यू को मैं यहां से पुट कर दूंगा। जब पुट करूंगा तो ये मेरे सामने आ जाएगा पी टी माइनस पी आई अपॉन एन माइनस 1। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो आप समझ सकते हो बेटा वो क्या आएगा। ये इसे सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा ये बेटा? अरे यार तुम कैसे लोग हो? एन पी आई माइनस पी टी अपॉन एन माइनस 1। ओके बेटा हो? यस सर। यस सर। मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं अलग पेन से। ये आ जाएगा फॉर्मूला आपके सामने, एन पी आई माइनस पी टी अपॉन एन माइनस 1। भले आप चेक करके देख लेना। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, एलसीएम एन माइनस 1 लेकर के जब इसे सॉल्व करोगे आप इसे, तो ये ए माइनस एक्स इसके बराबर आ जाएगा। अब जब आपके सामने ये दोनों वैल्यू ए भी पता लग गया, ए माइनस एक्स भी मालूम चल गया, जब दो क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं तो मेरे बेटाओ उन क्वांटिटीज का रेशियो बराबर होता है। ये मैथ कहता है, ये मैथ कहता है, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो ए अपॉन ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, ए की जगह पर लिखा आपने पी आई, अपॉन ए माइनस एक्स के पे लिखा आप लोगों ने एन पी आई माइनस पी टी अपॉन एन माइनस 1। और अब ये ऊपर पहुंच जाएगा एन माइनस 1, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एन माइनस 1 पी आई अपॉन एन पी आई माइनस पी टी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। और अब मेरे सामने फाइनल कंडीशन आ गई कि मैं ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, इंटीग्रेट अपना रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैं अब इसको चेंज कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। अब A अपॉन A माइनस एक्स की वैल्यू को मैंने अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपेरिमेंटल ईज के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू निकाल ली, और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा n माइनस 1 पी आई अपॉन एन पी आई माइनस पी टी। इस तरह से अब समझ में आ गया आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये जरूरी नहीं है कि मेरा फॉर्मूला हमेशा यही यूज करूं। अपने क्वेश्चन रिएक्शन की डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली मुझे जो आसानी से मेजर कर सकता हूं क्वांटिटीज, उनको मेजर करूंगा और उन्हें इस फॉर्मेट में चेंज कर लूंगा। इस तरह से मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बना सकता हूं। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं इस तरह के
तो कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम पर अगर हम ये सब चेंजेस करते हैं तो बहुत टाइम खर्च हो जाता है। लेकिन अगर मैं रिएक्शंस को पहचानना सीख लूं, वो हमसे कह दे कि रिएक्शन जो है वो गैसियस रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है बेटा? गैसियस है। तो और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दोनों चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई मेंशन करता है कि गैसियस रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बताओ रेट कांस्टेंट कितना होगा, या प्रेशर 500 mm से 200 mm रहने में या 800 mm होने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके बेटा? हो बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो इस तरह आप ये समझ लें कि किसी भी रिएक्शन में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन करता हूं, न्यूमेरिकल, आप समझ जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप समझोगे कि हमें ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को, रेट लॉ को, फर्स्ट ऑर्डर के को चेंज क्यों करना पड़ता है। तो हम आगे बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग फाइनल। अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं भी रहता है तो भी काम चल जाएगा। आप केवल दो चीज याद रखें कि अगर कोई एक गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कोई एक मॉलिक्यूल गैस का फ्रॉम वन मॉलिक्यूल एन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं, ध्यान रखें एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा। फिर ध्यान रखें एन यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कौन से? ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल से जो मिल रहे हैं। ओके बेटा? हो कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो आगे बढ़े बेटा, मैं एक न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, आप उसे समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। So guys, right now, question is, in a first order reaction, A gas is forming 2B gas plus C gas। इस रिएक्शन में इनिशियल प्रेशर एंड प्रेशर आफ्टर 9 minutes are 169 torr, torr means mm of Hg, and 221 torr respectively. Calculate rate constant। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो डेटा दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का जब स्टार्ट हुई थी तब हमने प्रेशर मेजर किया, उस समय 169 टॉर था, और 9 मिनट बाद जब मैंने प्रेशर चेक किया तो उस कंटेनर का प्रेशर 221 टॉर था, उसके अंदर भरी हुई गैसेस का। तो बताओ कि रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का क्या होगा। अब जैसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा, आपको याद आ जाएगा कि ये एक गैसियस रिएक्शन है, क्योंकि सारे इसमें जो सबस्टेंस हैं वो सब गैसेस हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको तुरंत फॉर्मूला आपका याद आ जाएगा, आप लिख सकते हो डायरेक्ट, वी नो दैट रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log n-1 pi अपॉन n pi माइनस pt। आपके फॉर्मूला याद आ जाएगा और आपको अगले स्टेप में केवल वैल्यूज पुट करनी होंगी
और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2.303 अपॉन 9 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, 9 मिनट। लॉग एन आपको बस पता करना था बेटा जी, यहाँ पर एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस के प्रोडक्ट के जो हमें किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के टूटने से मिले हैं। तो 2 और 1 3 मॉलिक्यूल मिले हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 3। तो 3 - 1 दैट इज 2 into PI is initial pressure 169 divided by NPI that is 3 into 169 minus total pressure is 221। ओके बेटा, पिक्चर क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन के लिए डेरिवेशन नहीं किया होता, हमने फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन में ये फॉर्मूला ड्राइव करके चेंज करके याद नहीं किया होता, एन का मतलब नहीं समझा होता, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें वक्त लग जाना था। लेकिन हमने ऐसा कर लिया अपने स्टडी के टाइम पर, तो अब मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता हूँ। कैलकुलेशन बची यहाँ पर। ओके बेटा, हो बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल इसका आंसर बताऊंगा, लॉग का कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। ठीक है बेटा, अब हम ये भी एक बार चेक कर लेंगे आपको लॉग कैलकुलेशंस आती है या आप भूल गए। इसका आंसर है 0.0185 पर मिनट। ये अप्रोक्सीमेट में भी आपका आ सकता है, वो अलग बात है। सो ये कैलकुलेशन लॉग की आपको करनी है। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अब समझ में आ गया हम चेंजेस क्यों कर रहे हैं उसके रेट एक्सप्रेशन में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की नेचर पर ये डिपेंड करेगा कि हमें इनिशियल अमाउंट और टाइम टी पर रिमेनिंग अमाउंट दैट इज ए और ए माइनस एक्स का रेशियो कैसे मिलेगा, या हम इजीली कैसे एक्सपेरिमेंटली उसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके बेटा, हो बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. शाबाश, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें चेंजेस फर्स्ट ऑर्डर के चेंज करने होते हैं, और चेंज करने के पीछे की वजह केवल यही है कि हमारे जो बन रहे हैं प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, अगर वो गैसेज है तो हम प्रेशर उसी फॉर्म में मेजर कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन, या ये मान लो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ईयर लिख देता हूँ, एम्स 2011 और एम्स 2014 में 2 बार आ चुका है ये। और आप कह सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन, आप चाहे तो ईयर लिख सकते हो, एम्स 2011 और 2014 में आ चुका है। आप लोग जानते हो अब एम्स है वो नीट के थ्रू ही होता है, मतलब ये क्वेश्चंस आपके नीट में भी रिपीट हो सकते हैं। ओके बेटा, हो इवन ये क्वेश्चन 2010 में भी आया था, मुझे याद आ रहा है, ये याद आ गया, कंफर्म है। अब ये एम्स में आप सोचिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस एम्स जैसे एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। ओके बेटा, हो बात समझ में आ रही है बेटा? आगे बढ़े फिर। अब हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो अब आगे एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार केमिस्ट्री में ना आए तो फिजिक्स में आ जाता है, और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, हो तो वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड दैट इज रेडियो एक्टिव डिके। आप लिखे, नोट करें आप लोग बेटा, वो सब लोग। नंबर 2, सेकंड एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, रेडियो एक्टिव डिके।
रेडियो एक्टिव डिके बेटा है ये, इट इज ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे मैं फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स में ही लिख रहा हूँ, तो ये चीज बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। कितनी पिक्चर क्लियर हो गई बेटा? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा एक फर्स्ट ऑर्डर डिके होता है। क्या होता है इसमें आप लोग जानते हो, कोई भी रेडियो एक्टिव जो सबस्टेंस होता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगातार, आप लोग जानते हो कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करता है। जब एमिट करेगा तो इसका मास लगातार कम होता जाएगा, है ना बेटा? तो ये रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होता है, उसकी वजह इसके अंदर जो सबस्टेंस, इसके अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव है, मतलब अनस्टेबल है। तो ये जो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, या आप इन्हें अनस्टेबल भी कह सकते हो, इसको मैं यहाँ पर रिलेट कर सकता हूँ कंसंट्रेशन के साथ, कि जितने इनिशियली ये न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे, हमें मान सकते हैं कंसंट्रेशन इनिशियली उतनी ज्यादा है, और जितने टाइम टी के बाद बच जाएंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो स्टेबल हो चुके, उन्हें छोड़ दीजिए। ब्लैक वाले मैंने पार्ट किए स्टेबल, वो छोड़ दीजिए। रेड वाले जो है वो अब आपके कौन से हैं, जो अभी भी रेडियो एक्टिव है, जिनसे अभी भी रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो मेरे बेटा वो टाइम टी पर रेट कितनी होगी, ये डिपेंड इस बात पर करेगी कि टाइम टी पर ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं। ओके बेटा, वो आ रही बात समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पर कितने इसमें से डिसइंटीग्रेट हुए, कितने न्यूक्लियस टूटे एक सेकंड में, इसको हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, और इसको रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी ऑफ रेडियो सबस्टेंस कह सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड कितने डिसोसिएट हुए। तो एक्टिविटी एक तरह से रेट ऑफ डिसोसिएशन है, इसलिए एक्टिविटी को हम बोलते हैं डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, या डिसइंटीग्रेट ज्यादा बेटर वर्ड होगा यहाँ पर, डिसइंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई कितने डिसइंटीग्रेट हो गए अपॉन टाइम टेकन। इसलिए बेटा इस एक्टिविटी की यूनिट होती है डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। क्या होती है इसकी यूनिट? डीपीएस। डीपीएस मींस डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जैसे सम होता है, ये डिसइंटीग्रेट तो टूट रहा है, उल्टा है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी। तो मेरे बेटाओ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इस जगह पर मैं ए को इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन इक्वल तो नहीं कह सकता, बट मैं कह सकता हूँ इज प्रोपोर्शनल टू एन नॉट। व्हाट इज एन नॉट हियर? एन नॉट इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t0। ओके बेटाओ, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को एन बोलते हैं टाइम 0 पर, इनिशियली एन नॉट, और टाइम टी पर दैट इज रिमेनिंग अमाउंट जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी। अगर यहाँ पे ये n0 है, ये इनिशियली है, और ये आपका यहाँ पर n टाइम t पर, ये एट टाइम t पर है। ओके बेटाओ, तो आप समझ गए कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूं। मैं a अपॉन a माइनस एक्स के रेशियो की जगह पर n नॉट अपॉन एन टी लिखने जा रहा हूं। ठीक है बेटाओ। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हमने क्या कहा था अब तक, रेट कांस्टेंट के। यहाँ पर ये सबस्टेंस डिके हो रहा है, लगातार इसका मास कम हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसके रेट कांस्टेंट जो है
उस रेट कांस्टेंट को एक नया नाम देता हूं के को, और वो नाम देता हूं डिके कांस्टेंट। क्या बोलता हूं बेटा मैं? डिके कांस्टेंट, क्योंकि डिके हो रहा है, और सिंबल भी नया देता हूं लैम्डा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को रिप्लेस कर दूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो मेरे सामने इक्वेशन बनेगा, हेंस लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग n नॉट बाय एन टी। ओके बेटा, हो यहाँ पर आप लोग जानते हो, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस कितना होगा, तो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस की हाफ लाइफ उस रेडियो एक्टिव सबस्टेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो ये जो डिके है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये हाफ लाइफ जो होगी रेडियो एक्टिव सबस्टेंस की, दैट विल बी इक्वल टू, जिसको हम टी हाफ बोल देते हैं या कैपिटल टी बोल देते हैं, 0.693 अपॉन लैम्डा। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब मुझे रेट कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट पता हो तो मैं हाफ लाइफ पता कर सकता हूँ, और अगर मुझे हाफ लाइफ पता हो रेडियोएक्टिव सबस्टेंस की तो मैं उसका डिके कांस्टेंट फाइंड कर सकता हूँ। ओके बेटा, हो इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक डिके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जहां पर बस नाम चेंज कर दिए हैं, रिश्ता वही, सोच नई कि रेट कांस्टेंट को या डिके कांस्टेंट बोल देंगे, और जो यहाँ पर कंसंट्रेशंस का रेशियो है इनिशियली और टाइम टी पर, उसको हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की नंबर से कोरिलेट कर देंगे, या हम उसको एक्टिविटी के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्टिविटी एट टाइम टी। ओके बेटा, हो बात समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक दो पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर ये जो 1 लैम्डा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक्स्ट्रा नाम इसको और देते हैं, वो आप लोग अलग से आप लिख सकते हो। एक आता है एवरेज लाइफ, ठीक है ना बेटा? कुछ लोग इसको मीन लाइफ भी बोल देते हैं। ये टर्म केवल आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मतलब फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस भी हो सकती है, फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस चेंज, ये सिर्फ इसके लिए यूज होता है, और इसका सिंबल होता है टॉ। और ये क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, सिंपली आप कर सकते हो टॉ इज 1 अपॉन के, और यू कैन से टॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। Average life or mean life of any first order process, tau is always equal to inverse of rate constant और decay constant। इसके ऊपर चर्चाएं मैं हर बार, आप देखते हो वीडियो के लास्ट में एक ऐसा पॉइंट ड्रॉप करके जाता हूं जिसके ऊपर हमें पता रहे कि आगे हमें नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करना है, क्या डिस्कस करना है। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कल हम इस एवरेज लाइफ मीन लाइफ की क्वेश्चंस रिलेटेड डिटेल्स स्टडी करेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, हो ओके सर। नेक्स्ट 2 क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर के, उनमें चेंजेस, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज ये 2 नेक्स्ट क्लासेस अब मिस मत करना। ओके बेटा, हो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम।